सीमा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि डॉन का काम तो हो गया, बेगम का काम भी हो चुका है। अब बात है बेटों की। बेटों का नंबर आ चुका है डॉन के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अतीक का हिसाब तो कर दिया, ऐसे डॉन माफियाओं को कुचल दिया है, लेकिन इनकी अपनी औलादें हैं, अपने लाल हैं जो इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। और ऐसे ही चलते रहते तो सोचिए उत्तर प्रदेश का क्या होता। उसकी एक वानगी आपको दिखाने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये है अतीक का बेटा अली। अली एक शादी के कार्यक्रम में, और ये देखिए हाथ उठाकर गोली चला रहा है। देख रहे हैं आप, गोली चला रहा है अतीक का बेटा। अशरफ बैठा है, अशरफ भी गोली चला रहा है। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। शादी समारोह, शादी समारोह में कैसे गोली चल रही है सुनिए। अतीक के बेटे अली को आप देख रहे हैं। अली अभी जेल में। सोचिए कौन सी ट्रेनिंग दी है डॉन ने बच्चों को। अतीक अपने बच्चों को किस लिए तैयार कर रहा था। खुलेआम गोली चला रहा है, देखिए, और उस पर खुश हो रहे हैं, पीठ थपथपाई जा रही है, जश्न मन रहा है कि डॉन का बेटा गोली चला रहा है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं कि इस तरह के बाहुबली और माफिया कानून को जेब में रखते थे उस दौर में, और खुलेआम बच्चों को गोलियां चलाना सिखाते थे। तभी यह हश्र हुआ। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस शादी समारोह की तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, उसमें इतनी गोलियां चली, इतनी गोलियां चली कि दंग रह गए लोग। सोचिए जैसे जंग हो रही हो। 150 गोलियां चल गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। 150 सेकेंड में 150 गोली। ये आप देख रहे हैं गोलियां चली जा रही हैं। 2.5 मिनट का वीडियो है, 150 सेकेंड का वीडियो है, और 150 गोलियां चल रही हैं। ताबड़तोड़ डॉन के साले की शादी है। साले की शादी में गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे दो देशों के बीच जंग चल रही है। ये खुलेआम होता था। 150 सेकेंड में 150 गोलियां दाग दी गई। आइए, जब ऐसे गोलियों के बीच डॉन अपनी औलादों को पाल रहा था, अपने लाल को बड़ा कर रहा था, तो यही लाल सड़कों पर निकलकर लोगों से वसूली कर रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे, उनके घर गिरा दे रहे थे। उसकी एक नजीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए। इनके बाप दादा कमी है। ये पिक्चर लगाया था, ये पिक्चर लगाया। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैम माया। चुप रहो, सब पहले अंदर देखिए, उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ। तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। गाड़ी चेक करी सर, वो तो सर देखिए। तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, माफ करिए। जबड़ा टूट गया। ये देखिए, जबड़ा टूट गया। मेडिकल कराओ। अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा टूट गया। सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए चलो ठीक है, अब बाकी लोग हटो यहाँ से। चलो हटो, सब वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ, वीडियो जरूरी है। चल रहा है ना, चोर जवान थोड़ी है, इसे पकड़ रहा है। चोर जवान मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा। हम मार दे, गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा।
चिल्लाओगे? शांत रहो, हो गया गिरा ना? उन लोग का। चलो गिरा है, जमीन कब्जा कर लो। रखो। तुम्हारे पास दादा की बताओ चलो ऑटो जाओ। वो तो सड़ रहा है, अब सड़ो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है बे, अतीक अहमद को। नाम हुआ तमीज चले, समझे? देखिए, ये वही लड़का था जो गोलियां चला रहा था, वही बुलडोजर लेकर जाकर किसी का घर भी गिरा देता। अब देखिए जरा, अब मैं दिखाने जा रहा हूं जिसने उमेश की हत्या की है, असद। वो जब नाबालिग था, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। वो मांग रहा है एक बार मुझे भी दीजिए गोली चलाने को। ये देखिए जरा, आया शादी में निकल कर आया, चाचा की तरफ उंगली उठाई, ये देखिए इशारा किया कि मुझे भी दीजिए, मैं भी गोली चलाऊंगा। तो डॉन का भाई अपने बेटों को, भतीजों को ऐसे ही गोलियां चलाना सिखा रहा था, गोली चला रहा था। एक और तस्वीर दिखाओ, ये आप देखिए जरा। अतीक का बेटा जब 12 साल का था, उस वक्त फायरिंग कर रहा है, देख रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए फायरिंग कर रहा है। फिर से प्ले कीजिए जरा, कितने फायर किए सोचिए जरा, नाबालिग औलाद में, जिस वक्त स्कूल जाने की उम्र थी। फुल स्क्रीन लीजिए इसे, स्कूल जाने की उम्र थी। सोचिए जरा, जिन हाथों में बंदूक लेकर गोलियां चलाकर बड़े हुए ये डॉन के बेटे, तो ये यूपी में क्या करते। इसलिए योगी ने इनको देखकर, इनकी परवरिश देखकर इनके लिए पूरा काम कर दिया। देखिए जरा क्या किया योगी। अब आप देख रहे हैं ये डॉन के सारे बेटे हैं, 3 ये लाइन से खड़े हैं जो बालिग हैं, और 2 वो खड़े हैं जो नाबालिग हैं, जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं। अब अतीक ने अपने सभी बेटों को पढ़ाया, लेकिन 5 बेटे पिता के नक्शे कदम पर, यानी अतीक की तरह उसके बेटे भी पर गंभीर केस हैं। सबसे पहले देखिए उमर की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा बेटा है उमर। बड़ा बेटा उमर दिल्ली के नामी स्कूल में पढ़ता था। उमर 12वीं में अपने क्लास का टॉपर हुआ करता था। बाद में नोएडा के कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर ली इसने। लखनऊ के बिल्डर की पिटाई और किडनैपिंग में इसका नाम आ गया। बाद में सीबीआई ने उमर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। उमर पुलिस और सीबीआई को 4 साल तक चकमा देता रहा। 4 साल पकड़ में नहीं आया ये। फरार उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया। अगस्त 2022 में उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अतीक का ये बड़ा बेटा उमर अब लखनऊ की जेल में बंद है। अगला नंबर देखिए जरा, अली, जो अभी गोली चला रहा था वो यही है, अली। अतीक के दूसरे बेटे अली ने भी कानून की पढ़ाई की है। बाद में पिता की तरह अली अहमद भी अपराध करने लगा। रंगदारी, धमकाने और हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज हुई। कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर रंगदारी मांगी थी इसने। अतीक का बेटा अली 6 महीने तक फरार रहा। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। जुलाई 2022 में अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल यह बेटा भी उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में बंद है। अगला नंबर है असद का, तो 2 है जेल में और तीसरा असद। अतीक का तीसरा बेटा असद फरार है। उमेश हत्याकांड में असद मुख्य आरोपी है। सीसीटीवी में फायरिंग करते हुए असद ही नजर आया था। यूपी एसटीएफ असद की तलाश कर रही है। 5 लाख रुपए इनाम असद पर रखा गया है। अब बारी है 2 नाबालिगों की। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में। अतीक का एक बेटा एजम 12वीं में पढ़ता है और सबसे छोटा बेटा अबान 9वीं कक्षा का छात्र है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों गायब थे। पुलिस ने दोनों को बाल सुधार गृह में होने का दावा किया है। अब जरा फर्ज करिए, सिर्फ सोचिए, जिस तरह से ये गोलियां चला रहे थे, ये उत्तर प्रदेश में खुले घूम रहे होते, प्रयागराज में ऐसे ही टहल रहे होते, तो सिर्फ तस्वीर जहन में लेकर आइए क्या होती। रिपोर्ट देखिए जरा। योगी ने उत्तर प्रदेश से डॉन का सफाया कर दिया। डॉन का परिवार या तो जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर फरारी काट रहा है।
सोचिए जरा, डॉन की औलादें जैसे गोलियां चला रही हैं। अतीक अपने बेटों को उत्तर प्रदेश के नए डॉन और बाहुबली की जहनियत से तैयार कर रहा था। योगी ने अगर आज डॉन पर शिकंजा न कसा होता तो आज अतीक के लाल उत्तर प्रदेश को लाल कर रहे होते। योगी ने ऐसे डॉन समेत उनके करीबियों का पूरा हिसाब कर दिया है। तो आपने देख लिया, योगी ने एक्शन ना लिया होता तो सोचिए क्या होता आज। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं गुंडागर्दी की। अतीक को देख रहे हैं, देखिए जरा। अतीक जब खुले बाहर घूम रहे थे तो ये करते थे। फुल स्क्रीन लीजिए, ये थप्पड़ चल रहे हैं, देखिए। यूनिवर्सिटी में घुस गए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए। अतीक दिखा है, ये प्रयागराज के नैनी में बेटे के दोस्त को सस्पेंड कर दिया था। ये देखिए थप्पड़ चले अंदर। ऊपर से हेडर हटाइए, अंदर देख रहे हैं आप, ये देखिए अतीक आए, हेडर रिमूव कीजिए। ये जो लड़का आ रहा है सामने से और इसने इसको थप्पड़ लगा दिया है, देखिए ये थप्पड़बाजी हुई थी। अब आइए आपको दिखाता हूं। तो योगी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि यूपी से ऐसे ताकतवर लोगों को सफाया करना है। तो योगी ने क्या किया, सिर्फ अकेले अतीक नहीं थे और अतीक के बेटे नहीं थे, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। इसमें एक आध नाम नहीं थे, इसमें बहुत से नाम थे। नाम देखेंगे आप तो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए जरा, ये सब खड़े हैं, लाइन से खड़े हुए हैं ये सारे लोग। योगी ने किया क्या, योगी ने किया ये कि शुरुआत से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब उत्तर प्रदेश में डॉन, बाहुबली, माफिया, गुंडे, अपराधी लाइन लगी है योगी के सामने। बहुत से चेहरे आपको पहचान में आ रहे होंगे। योगी सरकार बनने के बाद अतीक गैंग पर सबसे पहले आफत आई। अतीक की 1000 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की योगी ने। 2.5 साल में अतीक के 70 गुर्गों के मकान बुलडोज कर दिए गए। अगला नाम देखिए, यूपी से ही मुख्तार अंसारी। मुख्तार की 400 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए। यह आसान काम नहीं था, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट समेत 60 केस दर्ज हुए और बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। अगला नाम देखिए, सुंदर भाटी। सुंदर भाटी पर योगी ने कैसे शिकंजा कसा। नोएडा में सुंदर भाटी की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई, 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की। सुंदर भाटी पर करीब 50 केस दर्ज है। अगला नाम ब्रजेश कुमार सिंह। इन सब पर नकेल कसनी पड़ी योगी को। बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की, 13 साल तक वाराणसी जेल में रहे। हत्या सहित कई मामले दर्ज थे ब्रजेश सिंह पर। सबूतों के अभाव में कई मामलों में छूट भी गए उस दौरान। विकास दुबे, अब तो पूरा देश जानता है, यूपी क्या, विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की इसने। 5 लाख का इनाम घोषित किया यूपी पुलिस ने। योगी से बचने के लिए यूपी छोड़कर भाग गया और योगी की पुलिस ने पकड़ा, लेकिन गाड़ी पलट गई। अगला नाम है विजय मिश्र का। गैंगरेप के आरोप में योगी की जेल में यह भी कैद। बहू और बेटे की संपत्ति को इनकी अटैच कर दिया गया है। 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर इनके चाबुक चला है। आजमगढ़ में, अगला नाम देखिए, आजमगढ़ में कुंटू सिंह, तूती बोलती थी कुंटू सिंह की, और हत्या, लूट जैसे 71 गंभीर मामलों में नामजद है। गैंगस्टर के मामले में पत्नी तक इनकी आरोपी बनी। 14 करोड़ की संपत्ति पर इनके योगी ने चाबुक चलाया है। यह एक्शन लिया है योगी ने अभी तक। तो आइए, योगी अगर एक्शन ना लेते तो जरा सोचिए आलम क्या होता। अब मैं आपको नजीर के साथ, उदाहरण के साथ सुनाने जा रहा हूं कि कैसे योगी ने एक्शन लिया, न सिर्फ मुख्तार पर, कुंटू सिंह पर, ब्रजेश पर, अतीक को मिट्टी में मिला दिया। यह बात योगी ने कहा तो आपने 10 बार सुना। अतीक की बहन खुद कह रही है कि हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, न पैसा बचा है, न घर बचा है, कुछ नहीं बचा है। सुनिए। हम लोग ऑलरेडी 2 साल पहले मिट्टी में मिल चुके हैं। हमारे बंगले, हमारे अकाउंट, हमारे सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं हम लोग। कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी चैनल से हम देखते हैं, सब जब्त कर ली गई है सर। हमारे ड्राइवर भागे हुए हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल भेज दें, ये हाल है। हम लोग इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं
किसके पास किससे फरियाद करें? मुख्यमंत्री से ही तो फरियाद करेंगे। अतीक की बहन को आपने सुन लिया क्या हाल है, और यही योगी का डर है जो डॉन माफिया अपराधियों में जरूरी है, तभी आप और हम महफूज रह सकते हैं। यही डर है, इसलिए सरेंडर हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजू पाल जिनकी हत्या में अतीक आरोपी है, एक शख्स जो उस हत्याकांड में शामिल था 18 साल से फरार था। 18 साल से फरार था आरोपी, उसने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है अब्दुल कवी जिसको 18 साल से यही यूपी पुलिस ढूंढ भी रही थी, नहीं ढूंढ पाई, नहीं पकड़ पाई। लेकिन योगी का खौफ और डर इतना कि राजू पाल की हत्या में आरोपी अब्दुल कवी ने सरेंडर किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अब्दुल कवी की तस्वीर है। इनाम 50,000 रुपए रखा गया था जब फरार चल रहा था, और बढ़ा भी दिया गया बाद में इनाम, लेकिन यह मिला नहीं। जब एनकाउंटर हुए तड़ातड़, तब इसे एहसास हुआ कि सरेंडर कर दो, वरना पता नहीं किस गली नुक्कड़ चौराहे पर ढेर कर दिया जाऊं। देखिए कौन है ये अब्दुल कवी, तस्वीर देख रहे हैं आप, वांटेड था, वांटेड। अतीक का शार्प शूटर अब्दुल कवी फरार चल रहा था। 18 साल से फरार चल रहा अतीक का ये शूटर, राजू पाल की हत्या में भी इसका नाम था, और पुलिस ने पहले 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया था। अब्दुल कवी को सालों से पुलिस तलाश रही थी, वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, इसलिए पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। शातिर ने पुलिस को कई बार चकमा दिया, और उमेश पाल मर्डर के बाद फिर से इसकी तलाश तेज हो गई। पुलिस ने अब्दुल पर इनाम बढ़ा दिया, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए इनाम कर दिया इसके ऊपर। अतीक का बेहद करीबी रहा है अब्दुल कवी। पुलिस की तलाश तेज होने से के बाद इसने सरेंडर किया कि पता नहीं अगली गली में ढेर न कर दिया जाऊं। तो अकेले अब्दुल कवी नहीं है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक शख्स जिसे धमकी दी गई, फोन पर 10 लाख रुपए मांगे गए। ये वकील है पेशे से, सोचिए, कानून के जानकार हैं, कानून की किताब पढ़ी है इन्होंने, लेकिन इनसे 10 लाख रुपए मांगे गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये इन्होंने शिकायत दी है, करेली लिखा है, प्रयागराज का एक इलाका है, करेली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैसे इनसे मांगी गई है धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती, ये आपको बताता हूं, और उसके बाद क्या कह रहे हैं वकार जो पेशे से वकील हैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, वकार का कहना है और आरोप लगाया उन्होंने, अतीक के ये वकार हैं जिनसे मांगे गए हैं 10 लाख रुपए। अतीक के गुर्गे ने वकील को धमकी दी। अब क्या करते हैं, अतीक तो जेल में, बेटे भी जेल में, लेकिन ये जो गुर्गे हैं, ये गुर्गे खुले घूम रहे हैं, ये गुर्गे यही काम करते हैं। इन गुर्गों को निपटाना भी जरूरी है। अतीक के गुर्गे का नाम है असद कालिया। इसने फोन किया, वकार को धमकी दी, 10 लाख दो, नहीं तो उमेश की तरह मरवा देंगे। वकील वकार अहमद ने पुलिस में शिकायत कर दी है। रिश्तेदार के प्लॉट पर गए हुए थे उस वक्त वकील वकार, उसी वक्त कालिया के गुंडे इनके पास पहुंच गए। 10 लाख की रंगदारी पहले देने को कहा गया, विरोध करने पर कनपटी पर पिस्टल सटा दी गई। अतीक का गुर्गा कालिया अभी तक फरार चल रहा है। ये कालिया ने वकार से फोन पर बात की और कालिया ने 10 लाख रुपए देने को कहा। उमेश पाल भी वकालत करता था, अंजाम सामने है, यानी धमकी ये दी कि तुम भी वकील हो, 10 लाख दे दो। उमेश पाल भी वकील था, क्या किया आप जानते हो। वकार की शिकायत के बाद पुलिस अब जांच में जुटी है। अब जरा सुनिए, गुर्गे ने 10 लाख रुपए मांगे, वकार क्या कह रहे हैं। पूछने लगे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया कि साहब हमारे साले का प्लाट है, वो एक कस्टमर आ रहा है लेने के लिए, उसको दिखाना है। तो यहाँ कहने लगा कि यहाँ पर जो है हमारे और साथ के पार्टनरशिप में कारोबार चलता है और बगैर रंगदारी दिए यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। तो हमने कहा 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगा। तो हमने कहा भैया वो 8 लाख के तो प्लाटे लिए, 10 कहाँ से देते हैं, मतलब इतना बड़ा जुल्म। तब तक में उसने रिवाल्वर हमारे जो है उस कनपट्टी पे लगाकर 4 लोग और थे उसके साथ। उसके बाद धमकाने लगा कि जो है यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा असाद भाई को, नहीं तो नहीं तो जो हाल हुआ है एक वकील का, वो हाल तुम्हारा भी होगा। फिर उसने व्हाट्सएप कॉल से असाद कालिया से बात कराया हमारी। किसने इरशाद ने। तो असाद कालिया ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया। असाद कालिया अतीक अहमद का बेटा? नहीं, बेटा नहीं है, बस उसका उसी उन्हीं लोगों के सब साथी हैं, काम करते हैं, वो फंडर है।
तो उसने साफ साफ कहा कि अगर नहीं दोगे तो जैसे एक वकील सीधी सीधी वकालत करो, और जैसे एक वकील का हालत हुआ है तुम्हारे सामने है। उमेश पाल भी वकील था, इतना कह के उसने काट दिया। वकार को आपने सुन लिया, अब गुर्गों का काम होना है। लेकिन अतीक की जो पत्नी है वो फिलहाल फरार है, कोर्ट गई थी जमानत के लिए। तो आइए आपको बताता हूं कोर्ट में क्या हुआ। शाइस्ता चाह रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो जिससे वो बाहर आ सके, इसलिए अब तक फरार है। आज अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा, देखिए जरा। झटका यह लगा कि अतीक की पत्नी शाइस्ता गई थी कोर्ट। शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका यानी इंटरिम बेल खारिज हो गई है। कोर्ट ने शाइस्ता के अपराध को गंभीर माना है कि ये भी शामिल थी। शाइस्ता ने याचिका में कहा कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उमेश पाल मर्डर के बाद से फरार चल रही हैं। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है इनके ऊपर। शाइस्ता की तलाश में जगह जगह रेड और छापेमारी हो रही है। अतीक के वकील बहनोई को रिमांड पर लेने की तैयारी है। दोनों से शाइस्ता के लोकेशन को लेकर पूछताछ होगी कि आखिर ये कहां है, अतीक जेल से कैसे संपर्क में था, इस पर भी सवाल जवाब होंगे इनसे। आपको बताऊं जो अतीक का वकील है, अतीक को जो अभी उम्र कैद की सजा दी गई, उस वकील को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। और उस वकील को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछेगी कि बताओ अतीक की पत्नी शाइस्ता कहां है। एक और खबर आई है साबरमती जेल से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक इस वक्त साबरमती जेल में है। अतीक की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है जेल के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई, तैयारी यह है कि अतीक को साबरमती से या तो तिहाड़ लेकर आया जाए या फिर साबरमती में ही सुरक्षा अतीक की बढ़ा दी जाए, जिससे अतीक कोई हरकत ना करने पाए। तो हुआ यह कि जेल में अतीक का कमरा बदल दिया गया है। अतीक को अकेले कमरे में रखा गया है। अतीक के कमरे पर सीसीटीवी से नजर है और अतीक की हर हरकत पर डीजी नजर रख रहे हैं। अतीक के कमरे में 3 ताले देख रहे हैं आप, गिनिए 1 2 3 ताले लगा दिए गए। बैरक में टीवी की भी कोई सुविधा नहीं है। सीरियल ब्लास्ट जो लोग कैदी करते हैं उस तरह के कैदी इसमें रखे जाते हैं। जेल का साधारण खाना ही अतीक को दिया जाएगा। यहां अतीक को कोई काम अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। आइए, तो योगी ने ऐसे डॉन को, माफियाओं को ठिकाने पर लगा दिया है और यह उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर पिछले लंबे वक्त से सुर्खियों में रहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, और आज हिंदू राष्ट्र की डेट फिक्स कर दी है। हनुमान जयंती के मौके पर बाबा बागेश्वर दरबार लगाए थे और दरबार में क्या बाबा बागेश्वर ने डेट तय कर दी है, हिंदू राष्ट्र कब से हिंदुस्तान हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, हवन हुआ, ये देख रहे हैं आप, बाबा बागेश्वर की मौजूदगी में हवन शुरू हो गया। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, हवन के साथ साथ ये आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हिंदू राष्ट्र तो संकल्प में है ही, हमारा आप सबका कल्याण के लिए यह हनुमान जी का यज्ञ हो रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने कर दी है डेट फिक्स। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान चालीसा के 1.25 लाख पाठ कराए जा रहे हैं। हवन में ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के लिए आहुति डाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर बाबा बागेश्वर ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए बागेश्वर सरकार महायज्ञ करा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो संकल्प में है ही, बशर्ते यह हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे महाराज जी समस्त कल्याण, जन का कल्याण, विश्व का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, हमारा आप सबका कल्याण के लिए यह हनुमान जी का यज्ञ हो रहा है। दूर दूर से संत बाबा के धाम में पहुंचे हैं और सनातन के समागम में शामिल हो रहे हैं। बाबा के धाम में हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है।
और आइए अब आपको बताता हूं बाबा बागेश्वर ने क्या हिंदू राष्ट्र की तारीख तय कर दी है, कर क्या रहे हैं वो। देखिए आगे की तैयारी क्या है बाबा की। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के लिए बाबा की शुरुआत है और हजारों की संख्या में भक्त बाबा के धाम पहुंचे। हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम में महायज्ञ हो रहा है। 250 ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ की शुरुआत की है। इस आहुति के साथ हिंदू राष्ट्र की कामना भी की गई है। ब्राह्मणों का कहना है कि यज्ञ हिंदू राष्ट्र के लिए विश्व शांति बनी रहे, इसकी कामना भी जारी रहे। 4 दिन से चल रहे महायज्ञ का आज आखिरी दिन था। हनुमान जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम में कार्यक्रम और 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ धाम में किया गया है। काशी के ब्राह्मणों ने चालीसा पाठ का नेतृत्व किया है। स्थानीय ब्राह्मण और श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए हैं। जो लोग शामिल होने पहुंचे उन्हें सुनिए जरा, वो हिंदू राष्ट्र पर क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने जो बोल दिया है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, पर तारीख महाराज जी ने नहीं फिक्स करी है। हम सब लोग जब हिंदू राष्ट्र के लिए घूम रहे हैं तो बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, सारे सनातनी एक हो जाएं, भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल डेट फिक्स है, आप बेफिक्र रहिए, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है। ये तो डेट देखिए सर, राम मंदिर की भी हमने डेट नहीं बताई थी, आपके किसी की डेट नहीं बताएंगे, मगर काम होगा आपका पक्का। ये समझ लीजिए हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल बनना चाहिए, देश में अमन और शांति होगा। आज जो देश में तानाशाही हो रहा है, विभाजन की ओर जा रहा है, उसमें शांति मिलेगा, बहुत ज्यादा शांति होगा देश में। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यही सबका संकल्प है और बहुत जल्द हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। फिक्स नहीं कर दिया गया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हमारा जो हिंदुस्तान है हिंदू प्रधान देश है, इसलिए हिंदू राष्ट्र उचित है। नहीं, तारीख तो नहीं दी गई है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो बोला है वो हकीकत है कि अपना हिंदुस्तान को अच्छा बनाना है और हिंदुस्तान को जोड़ना है, राम भूमि से सबको जोड़ना है। अब आपको बताता हूं बाबा बागेश्वर की आगे की तैयारी क्या है। तैयारी ये है, ये आप देख रहे हैं कलश यात्रा निकल रही है। देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये विदिशा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा बागेश्वर का दरबार कल से विदिशा में लगने वाला है। 5100 लोगों की कलश यात्रा निकल रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। विदिशा से तस्वीरें आई हैं और बाबा का दरबार सजने वाला है विदिशा में। आइए अब आपको बताता हूं कि बाबा चाहते क्या है, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बाबा। उनके हिंदू राष्ट्र में क्या होगा देखिए जरा। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र कुछ ऐसा होगा, उनका कहना है। उसमें रामराज होगा, रामचरितमानस को जगह मिलेगी, सनातन को अलग जगह मिलेगी उनके हिसाब से। घर वापसी बाबा बागेश्वर करवा रहे हैं पीछे लंबे वक्त से, और रामराज होगा। तो सनातन में क्या होगा, सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाएगा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला। रामचरितमानस, मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग है उनकी। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर छपी है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। इसे श्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो रामराज आएगा। रामराज की स्थापना वो उनके विकल्पों में है। हिंदू राज्य का मतलब है रामराज से। रामराज एक आदर्श शासन व्यवस्था है, नीति और मर्यादा पर आधारित होगा रामराज्य। इसमें किसी से भेदभाव नहीं हो सकता। और घर वापसी भी शुमार है उसमें। धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी के मिशन पर लगे हैं, घर वापसी के लिए अभियान भी चला रहे हैं और बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का लक्ष्य है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर को वो क्या कह रहे हैं। कोई अगर शास्त्र से ना माने तो घुमसा से माने। मतलब जो माला से नहीं समझ रहे उन्हें भाला की व्यवस्था होनी चाहिए। और आई सपोर्टेड, हम फुल सपोर्ट में हैं। और आत्मरक्षा करना भारतीय संविधान में भी लिखा है। और तब तो सरकार जो है शस्त्र का लाइसेंस देती है। ये लाइसेंस क्यों मिलता है? आत्मरक्षा के लिए। भाला और माला इसलिए रखना है, माला से हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब ना बने तो भाला से आत्मरक्षा करनी है ताकि मिलेच्छ नजदीक न आ पाए। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं।
बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देश में आज हनुमान जयंती के लिए जो तस्वीरें सामने आई वो दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं हनुमान जयंती भव्य तरीके से मनाई गई शोभा यात्रा के साथ। ये मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं योगी के राज उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ में सड़कों पर शोभा यात्रा इस तरह से जश्न और हर्षोल्लास के साथ निकली। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली की दिखा रहा हूं। दिल्ली के नंद नगरी की तस्वीर है जहां शोभा यात्रा निकली। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस जगह की जहां पिछले साल हिंसा हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहांगीरपुरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जहांगीरपुरी में पिछले साल हिंसा हुई थी। आज जहांगीरपुरी में कैसे शोभा यात्रा निकली है ये देखिए जरा। जहांगीरपुरी इसलिए खास है, ये तस्वीरें देखिए पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भी हुई थी और यात्रा जैसे ही एक मस्जिद क्षेत्र से गुजरी तो उस वक्त पथराव शुरू हुआ, फिर झड़प शुरू हो गई। हिंसा में कम से कम 8 पुलिसकर्मी और 1 व्यक्ति घायल हुआ था। पिछले साल की हिंसा को देखते हुए इस साल हनुमान जयंती पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। भारी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर भगवा झंडे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली पुलिस ने केवल 200 मीटर तक यात्रा निकालने की इजाजत दी। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा इलाके में दंगा नियंत्रण वाहन भी तैनात थे ताकि माहौल बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी यात्रा में पहुंचे और पुलिस सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कपिल मिश्रा से बात की और उनके को शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी। सुनिए जरा कपिल को। अद्भुत यात्रा है। हनुमान भक्तों का जोश, राम भक्तों का जोश, उत्साह, ऊर्जा और दिल्ली पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का। कुछ लोगों को लगता था कि जहांगीरपुरी में एक बार विघ्न डालेंगे और शोभा यात्रा रुक जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। राम भक्तों का जोश है, हजारों हजार लोग यहाँ पर आए हैं कि कोई भी पथराव करके, विघ्न डाल के अगर ये सोचेगा कि हमारे त्योहार रुक जाएंगे तो वो रोक नहीं सकता है। पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। तो दिल्ली में आपने देख लिया। अब आपको लिए चलता हूं ऐसे राज्य में जहां अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखती। ये देखिए, ये बंगाल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी के बंगाल में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बंगाल में हनुमान चालीसा, बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी बैठी। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। उद्धव सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर नवनीत राणा गिरफ्तार हो गई थी। सरकार बदल गई है, अब शिंदे की सरकार आ गई है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। आज हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा ने किया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। नवनीत राणा अपने पति के साथ हनुमान चालीसा के पाठ पर बैठी। आणि जेलामध्ये राहिल्यानंतर सुद्धा 101दा रोज मी हनुमान चालीसाचं पठण करत होती आणि तेव्हा मी तेच संकल्पना केली होती की माझी हिम्मत आणि मला बिखरू देऊ नका देवा, माझे पाठीशी खंबीरपणे आशीर्वाद ठेवा आणि सोबत राहा म्हणून एवढीच प्रार्थना मी करत होती तेव्हा। मैंने बोला उनको कि आप लोग बात कीजिए, मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं, बोले कि आई एम द आउटसाइडर। आई एम नॉट द आउटसाइडर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई रिप्रेजेंट हुगली। मैं 16 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। आइए एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। जब बात हनुमान जयंती और शोभा यात्रा की हो रही है तो भला प्रधानमंत्री मोदी की बात क्यों ना हो। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या गए थे तो हनुमानगढ़ी पहुंचे दर्शन करने के लिए, और कहा जाता है कि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने जरूरी है, मुराद तभी पूरी होती है। तो इसलिए पहले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और हनुमान भक्त भी हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे, ये देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की तस्वीर में आपको दिखा। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे
हनुमान जी की जो खासियत है, उस खासियत से देश के बारे में बताया, अपनी पार्टी के बारे में बताया, और कैसे भ्रष्टाचारियों पर हनुमान जी के दौर में एक्शन होता था वो भी बताया। कैसे? सबसे पहले देखिए, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, पीएम ने कहा। संदेह खत्म होने पर शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं। उन्होंने कहा 2014 से पहले भारत की हालत यही थी। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था उनके पास कितनी शक्ति है, उसी तरह भारत को भी नहीं पता था, भारत के नागरिकों को भी खुद पर संदेह था। अनंत संभावनाओं से भरे नागरिक को खुद पर संदेह था। आज नागरिक को उसकी शक्ति का एहसास हो गया। आज भारत कठिन चुनौतियों से घबराता नहीं है। भारत हर चुनौती का साहस के साथ सामना करता है। चुनौतियों पर भारत विजय हासिल करता है। उन्होंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, यह भारत के संदर्भ में। अब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में बताया हनुमान जी ने कैसे एक्शन लिया। हनुमान जी राक्षसों पर एक्शन लेते थे, जैसे भ्रष्टाचारियों पर पीएम मोदी ले रहे हैं। उन्होंने राक्षसों का खात्मा कर दिया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी भी कठोर है। बीजेपी भी भ्रष्टाचार का खात्मा चाहती है। अब देखिए बीजेपी अपनी पार्टी को लेकर पीएम ने क्या कहा। उन्होंने कहा हनुमान जी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। लक्ष्मण जी पर संकट आया तो संजीवनी पर्वत ले आए। बीजेपी लोगों की समस्या हल करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी हर चुनौती का सामना करती है, हल निकाल लेती है। हनुमान जी अपने लिए नहीं, राम जी के लिए काम करते हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता भी हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं। कार्यकर्ता जनता की मदद करता है और करता रहेगा। सुनिए जरा पीएम मोदी को। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन अंधों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, उनको सुन लिया। अब 2024 की क्या तैयारी है? 24 में भी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री ने आज इशारा कर दिया है। जरा सुनिए। भाजपा की प्रेरणा है इदम राष्ट्राय इदम न मम। आज भाजपा विकास का पर्याय, विश्वास का पर्याय, नए विचार का पर्याय है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। राइट, अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कह दिया है कि 24 में भी
वो वापसी करने वाले हैं। क्या कहा है देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में सरकार उन्हीं की बनेगी क्योंकि देश की जनता भी ऐसा ही चाहती है और यह बात जनता भी खुलकर कहने लगी क्योंकि हमने बिना भेदभाव के काम किया है, जनता की हर जरूरत का खास ख्याल रखा है। उन्होंने ये बात कार्यकर्ताओं से संबोधन में कही। उनका यह संबोधन पार्टी की 43वीं वर्षगांठ पर था। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया, कहा इसे साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर 2024 में जीतना है, केवल चुनाव जीतने तक खुद को सीमित नहीं रखना है। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाते हमें हर एक दिल को जीतना है। उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौते पे भी साफ इनकार कर दिया। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर हमले से कुछ दल बेचैन और हताशा से भर गए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद ने देश का नुकसान किया है। सुनिए जरा पीएम मोदी। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए हैं। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है। आइए, प्रधानमंत्री 2024 का रास्ता तय करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा दो रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं मैं आपको, 14 का और 19 का। रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ये आप देख रहे हैं। 2014 में 38.5% वोट मिले थे, 336 सीट एनडीए को मिली थी। विपक्ष के खाते में देखिए जरा, कांग्रेस को 23% वोट और 59 सीटें, कांग्रेस को 44 थी, यूपीए को 59 थी। 2019 में देखिए बीजेपी का वोट परसेंट और बढ़ गया, 38.5 से बीजेपी प्लस का वोट परसेंट 45% हो गया, 353 सीटें, और कांग्रेस को 19% वोट, कांग्रेस प्लस को, और सीटें देखिए जरा, यूपीए की 91, कांग्रेस के पास सिर्फ 52। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं विपक्ष क्या कर रहा है। उसे लग रहा है 24 नजदीक आ रहा है तो सिर्फ शोर मचाओ। ये आप देख रहे हैं लोकसभा की तस्वीरें। लोकसभा आज फिर नहीं चलने दी गई, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए सर, राज्यसभा की तस्वीर देख रहे हैं। राज्यसभा का भी सूरत हाल ये था कि राज्यसभा भी नहीं चलने दी गई, कार्यवाही स्थगित हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद विपक्ष मार्च करने निकला, विपक्ष का मार्च शुरू हुआ। आपको बताते हैं विपक्ष देखिए किस तरह से विरोध करने के लिए विपक्ष कितने किलोमीटर चला है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि विपक्ष के बस का क्या है। देख रहे हैं आप, संसद से चला और लगभग 2.5 किलोमीटर से भी कम, 2 किलोमीटर से 300 मीटर, 2.3 किलोमीटर वाया अशोक मार्ग विजय चौक तक गया। यह था विरोध प्रदर्शन। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान विरोध तो खूब कर लिया, लेकिन सिर्फ विरोध नहीं किया है, आपकी जेब पर भी सीधे नुकसान पहुंचा है। जो संसद नहीं चली, हमारा आपका टैक्स का पैसा पानी पानी हो गया। देखिए जरा क्या हुआ पार्लियामेंट में। अगले सत्र तक स्थगित हो गई संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित। सत्र में एक भी दिन संसद नहीं चली। हंगामे के चलते 14 की 14 बैठकें स्थगित, यानी संसद में 14 दिन बेकार हो गए, जिसमें करीब 126 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक दिन में औसत
6 घंटे काम होता है। मतलब 60 गुणे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से तो 360 हो गया, 360। और संसद सत्र में 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2.5 लाख रुपए के हिसाब से 9 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा। 14 दिन नहीं चला संसद तो लगभग 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इस पर चिंता के बजाय सियासत हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ इसके बारे में लेंगे। आप सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ इसके बारे में लेंगे। आप देखिए, ये देश की आन बान शान का प्रतीक हमारे हाथ में है, जिसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। आज देश के ऊपर जो संकट आया है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, इधर विपक्ष विरोध करने में लगा है, कांग्रेस विरोध करने में लगी और नेता हाथ छोड़ा कर भाग रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, सीनियर नेता, रक्षा मंत्री रहे A.K. एंटनी के सुपुत्र हैं अनिल एंटनी, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्यों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं लेकिन पार्टी जुड़ नहीं रही है, पार्टी तो टूट रही। पूर्व रक्षा मंत्री का बेटा बीजेपी में शामिल हो गया। A.K. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनिल एंटनी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। केरल में पार्टी की सोशल मीडिया के संयोजक थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यह विवाद अनिल एंटनी के एक ट्वीट को लेकर था जो उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर किया था। अनिल ने इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था, इसे देश के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया था क्योंकि इसमें देश के पीएम को टारगेट किया गया था, जबकि कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में खड़ी हुई थी। अनिल के ट्वीट के बाद पार्टी में हंगामा हो गया, उन्हें ट्वीट वापस लेने का दबाव डाला गया कि ट्वीट हटाइए, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनिए जरा A.K. एंटनी के सुपुत्र बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कह रहे हैं। विदेश में जाके जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार किया, जिस बहुत ही खराब तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट का अपमान किया, पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, चेयरमैन और स्पीकर का अपमान किया, और मैं समझता हूं देश में कोई भी व्यक्ति भारत की जो संस्थाएं हैं, जो हमारे लिए अमूल्य लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसका अपमान देश में कोई भी सहन नहीं कर सकता है। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत से सम्मान आपने देश में लोगों को मिलते देखे होंगे, हिंदू हो या मुसलमान, योगदान को सम्मान हो रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दाढ़ी टोपी लगाए शेरवानी में जो नजर आ रहे हैं, जिन्हें पद्म सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा है। अगली तस्वीर दिखाई, इन्हें यकीन नहीं था कि इन्हें सम्मान मिल सकता है। देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिले, उनका हाथ पकड़ लिया और उनको कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे भी मिल सकता है कादरी को। जरा सुनिए प्रधानमंत्री से ये क्या बात कर रहे हैं। के लिए बहुत कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ, उसके बाद में खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या मैं बीदर करना जी जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं बीदर करना जी जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कादरी साहब को आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं था जिंदगी में मुझे पद्म सम्मान भी मिलेगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पद्मश्री मिलने पर शाह कादरी भावुक हो गए। कहा मोदी ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। 10 साल से इस प्रतिष्ठित सम्मान का इंतजार कर रहा था। कांग्रेस की सरकार में लगातार 5 बार आवेदन कर दिया, मिला नहीं। हर बार आवेदन में करीब 12,000 रुपए भी कादरी साहब ने खर्च दिए, मिला नहीं। 5 साल में 60,000 खर्च किए पर अवार्ड नहीं मिला। 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उम्मीद छोड़ दी। सोचा था कि मोदी सरकार तो मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए अवार्ड मिलेगा नहीं। यह सरकार मुस्लिमों को कुछ देगी नहीं, न मुस्लिमों का समर्थन करती है न सम्मान देगी, इसलिए अवार्ड के लिए आवेदन देना भी बंद कर दिया। यानी पद्म पुरस्कार के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। लेकिन 5 साल बाद मोदी ने इसे गलत साबित कर दिया। कादरी साहब की सोच गलत साबित हुई। मुस्लिम होने के बाद भी मोदी ने सम्मान दिया, साथ दिया। मोदी सरकार वाकई कला का सम्मान करती है। अब जरा सुनिए कादरी क्या कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी फोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा। 26 जनवरी को स्टेडियम में जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया। उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे, और बीदर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। तो आपने सुना कादरी साहब को। कादरी करते क्या है? वो दरअसल शिल्पकार हैं, और शिल्पकार हैं इसलिए उन्हें यह पद्म सम्मान मिला है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा कर